हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊँगा, ये आपका साइंस यानी विज्ञान का मॉडल पेपर है। ऑफिशियली ये बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर है। आप लोग देख सकते हो, आप लोग की बोर्ड परीक्षा 2024 होने वाली है उसके लिए, ठीक है। आप इसे बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो इस पूरे के पूरे मॉडल पेपर को। एक तरह से समझ जाओ कि ये सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर होने वाला है आपका साइंस का, क्योंकि ये बोर्ड ने ऑफिशियली जारी किया हुआ है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इस खंड अ के अंतर्गत आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको सॉल्व करते हैं। इधर आप लोग देख सकते हो बहुविकल्पीय प्रश्न के अलावा इधर इसमें ये सब्जेक्टिव प्रश्न भी हैं काफ़ी सारे। मैं आपको दिखा देता हूँ, शानदार शानदार आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इधर आप ये फिजिक्स वाला सब, ठीक। तो चलो इनको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो जो आप लोग के सब्जेक्टिव प्रश्न है उसका अच्छे से ऐसे सॉल्यूशन भी मैं लेकर आया हूँ, पहले से कर रखा हूँ, क्योंकि ये लिखने वाली इसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी न्यूमेरिकल है सारी चीज़ें मैंने सॉल्व कर सब्जेक्टिव प्रश्नों का लाया हुआ है। तो चलो इसको अभी मैं साइड में रखता हूँ। इस वीडियो में ना हम लोग इस वीडियो में केवल क्या करेंगे कि एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें जो 20 एमसीक्यू है ना भाई, 20 के 20 जो एमसीक्यू है काफ़ी तगड़े एकदम, मतलब खतरनाक खतरनाक वाले हैं, ठीक है। तो इनको सॉल्व कराने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं केवल एमसीक्यू सॉल्व करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उनको भी मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो चलो इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। और जितने भी लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट है मैं आपको बता दूं, उसके बाद इस वीडियो को थोड़ा शुरू करता हूं। जितने भी लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट है, आप जानते हो कि आप लोग का पहले से ही आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन लक्ष्य बैच में ऐड है और ये पीडीएफ भी वहाँ पे ऐड है। तो आप पीडीएफ से एक बार आप साइंस का ये पूरा का पूरा पढ़ लेना, सारी चीज़ें दोहरा लेना, और शाम तक टेस्ट भी वहाँ पे ना इन सब ये जो एमसीक्यू हैं इनका टेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया है, शाम तक पब्लिक कर दूंगा, तो इसका टेस्ट भी आप दे देना, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो, और बाकी आप अगर अभी तक लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किए हो तो हमारी ऐप है UPMSP स्टडी, से आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और यहाँ पे आपको लक्ष्य बैच मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना, जिसकी प्राइस है मात्र 199 रुपये। या फिर अगर इससे भी कम लेना चाहते हो तो आप 26 जनवरी का इंतजार कर लो, मात्र 99 रुपये प्राइस होने वाली है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 के सारे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, हिंदी के सातों सेटों का, मैथ साइंस सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट के सातों कोडों का सॉल्यूशन, उसके अलावा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन, और मैं अपनी तरफ से कई सारा मॉडल पेपर बनाया है उसका सॉल्यूशन, सबका पीडीएफ में सॉल्यूशन अच्छे से मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा वहाँ पे, और हर एक पेपर का टेस्ट भी मिलेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस ऐप पे। अब चलो हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग इसमें देख सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, अब डॉट डॉट कहलाता है, क्या कहलाता है। अब देखो यहाँ पे एक हमें क्लू दे दिया है, पारदर्शी माध्यम बोल दिया है। अब पारदर्शी माध्यम बोल दिया है तो वो पारदर्शी माध्यम में आपका लेंस ही आएगा, दर्पण नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चाहे वो अवतल दर्पण हो गया या उत्तल दर्पण हो गया, ठीक, किसी भी दर्पण के एक तरफ से कलई की होती है, चांदी का आपने पढ़ा होगा, तभी तो इसमें से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का दर्पण नहीं होगा, ये हम लोग का दर्पण नहीं होगा। कोई भी दर्पण हो गया, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण नहीं होगा। यहाँ त्रिज्या का कोई मतलब ही नहीं है, आपका गोलीय लेंस ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो ये पहला प्रश्न हुआ। सेकंड प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, और ऑप्शन दिया है कि अवतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण का तो उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि समान साइज का प्रतिबिंब बनाएगा। अब देखो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, तो देखो जो अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका उपयोग नहीं होगा। ये अवतल दर्पण छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, वो वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करता है कि कहाँ रखी हो, तो इसलिए ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये सभी नहीं, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर। थर्ड वाला क्वेश्चन देख सकते हो कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब मीन्स वस्तु होता है, ठीक है, रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर देखो उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु है ना, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। इसमें ए वाला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो ये स्थिति वाला, चाहे अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, अवतल लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, सभी इन चारों का पूरा आपको किरण आरेख खींचने आना चाहिए। किरण आरेख आपको खींचने आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इनसे पूछेगा, आपको किरण आरेख बनाने को बोलेगा, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि मतलब वस्तु की स्थिति यदि दर्पण और ध्रुव के बीच स्थित हो,
तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आपको सीधे याद होना चाहिए कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें याद होनी चाहिए। अवतल दर्पण द्वारा 6 के 6 जो बनने वाले प्रतिबिंब है, उसके अलावा उत्तल दर्पण द्वारा और फिर लेंस में अवतल और उत्तल दोनों के द्वारा बनने वाले सारे के सारे किरण आरेख आपको खींचने आने चाहिए। और आपको एकदम माइंड में याद होना चाहिए कि अगर वस्तु यहाँ पे स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, कैसे और किस प्रकार का बनेगा। ठीक है, चलो तो आप याद कर लेना। उसके बाद चलो अगला प्रश्न चलते हैं, 4th नंबर देखते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है समंजन क्षमता, आंखों का समंजन क्षमता। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जरा दृष्टि से यहाँ पे ऑप्शन दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, इधर आपका समंजन क्षमता दिया होगा ऑप्शन में। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ समंजन दिया है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपका समंजन दिया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ इस प्रश्न में, 5वें प्रश्न में कॉलम ए से कॉलम बी में, ठीक है, राशियों इधर राशि दे दिया है, उसके इधर एसआई मात्रक बी में दे दिया है, आपको मिलान करना है। चलो मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो यहाँ पे देख सकते हो पहला क्या है, विद्युत विभवांतर है भाई, पहला आपका विद्युत विभवांतर है। तो देखो विद्युत विभवांतर का मात्रक आपका सीधे सीधे वोल्ट पे चला जाएगा, ये 4th नंबर पे चला जाएगा। अब देखो पहले का 4th पे ये गया है, पहले का ये पहले पे गया है तो गलत, पहले का ये पहले पे गया है तो गलत, पहले का ये 4th पे गया है तो चलो ये सही है। अब देखो विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर ये फर्स्ट वाले पे चला जाएगा, यानी सेकंड वाले का फर्स्ट पे। देखो ये सेकंड वाले के सेकंड पे गया है तो ये गलत। अब देखो 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो इसी तरह ये डी वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। अगर आपको यहाँ मालूम भी नहीं है तो आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शन को। बाकी चलो हम लोग मिला लेते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है, ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो यहाँ पे ये चला जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 4th वाले का कहाँ पे गया है, 3rd पे, 4th वाले का 3rd पे, और यहाँ पे 3rd वाले का 2nd पे, 3rd वाले का 2nd पे, और 2nd वाले के 1st पे गया है, और 1st वाले का 4th पे। ठीक है, मतलब ये आपका डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आप ये याद भी रखना, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, मतलब ये मिलान न कर कर ऐसे सीधे सीधे लिख देगा कि विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है, और 4 ऑप्शन दे देगा कि एम्पियर, वाट, ओम, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक, तो आप इसको याद रखना डायरेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, कई बार इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं। कल ही आपका मैं एक प्रीवियस ईयर पेपर, जो ईजे वाला पेपर कोड था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का करवाया था, उसमें इसको पूरा सॉल्यूशन करवाया था। 2 चालक तार हैं जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, वो 1 संबंध 4। कल ही मैं इस सवाल को सॉल्व कराया था। देखो जैसे 2 आपके तार हैं यहाँ पे, ऐसे मैं आपका सॉल्व नहीं कराता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 2 ये चालक तार हैं, अगर इनके पदार्थ, यहाँ पे कह रहा है ना कि पदार्थ और इनकी लंबाई भी समान है, इसका व्यास यानी मोटाई भी समान है, तो दोनों का प्रतिरोध भी समान होगा। अगर इसका प्रतिरोध R है तो इसका भी प्रतिरोध R है। अब कह रहे हैं कि पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R = R1 + R2 + R3, तो R + R ये जुड़ेंगे तो 2R हो जाएगा। तो RS यानी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 2R हो जाएगा, और फिर इनको समांतर क्रम, पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो 1/R पैरेलल बराबर, यहाँ P लिख दिया हूँ, मतलब ये आपका समांतर क्रम को डिनोट करता है। 1/R1, R1 की जगह पे R, तो 1/R1 + 1/R2, तो R2 की जगह पे भी R। अब देखो एक ये 2 और नीचे R ही रहेगा और बदलेगा, तो ये आपका RP बराबर मतलब R/2 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब देखो आप हीट का फार्मूला, क्योंकि उष्माओं का अनुपात पूछा जा रहा है, तो H = V² R × T होता है। चलो मैं साल भी करा दिया धीरे धीरे, और H बराबर आपका V² R × T। ठीक है, अब देखो ये पहले के लिए श्रेणी क्रम वाले के लिए हम लोग यूज करेंगे, और ये वाला समांतर क्रम के लिए। ठीक, चलो ये H1 और ये H2 हो गया, तो दोनों में अनुपात हो गया वही H1 बटे में H2 बराबर V² R × T। तो ये V² से ये V² कट जाएगा, ये समय समान ही रहेगा, ये ऊपर 1/R आपका बचा। ठीक है, ये R कौन सा इसके लिए, ये S श्रेणी क्रम वाले के लिए है। ठीक, और यहाँ पे नीचे आपका क्या बचा, 1/R, ये आपका पैरेलल मतलब समांतर क्रम वाले के लिए, और ये ऊपर जाएगा तो RP/1 कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये देखो 1/R, S की जगह पे आप 2R रख दो, और गुणे RP की जगह पे हमने क्या निकालता R/2, तो R/2 ये एक का कोई मतलब ही नहीं है, तो देखो R से R खत्म, और सॉरी R से R खत्म, और ये दोनों का 4, यानी 1/4, यानी H1 संबंध H2 में अनुपात 1/4 का आ गया। ठीक, 1/4 ये वाला समझ गए। चलो मैं सॉल्व भी करा दिया। ओके,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाहिक सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये हमें बताना है। प्रश्न संख्या 7 में। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है ये भी भाई। यहाँ पे देखो, शून्य होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पे समान होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी बिंदुओं पे समान होता है। देखो जैसे एक ये आपका देखो ये परिनालिका है मान लो, ठीक है, एक परिनालिका है। ठीक, अब देखो इसमें मान लो यहाँ से कोई विद्युत मतलब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ प्रवेश करता है, तो यहाँ से सीधे यहाँ पे आता है ऐसे, मतलब यहाँ पे समान रूप से वितरित रहता है, इसलिए हर जगह चुंबकीय क्षेत्र इसमें समान होता है। और वहीं आपने देखा होगा कि मतलब जो मतलब चुंबक होता है, एक चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो आप जानते हो कि जैसे यहाँ से निकलता है पोलों से, ठीक है, तो यहाँ घनी होती है, इधर जाकर फैलता है तो इधर घनी होती है, इसलिए ध्रुवों पे ना इधर आकर प्रवेश करता है, तो यहाँ घनी हो जाती है चुंबकीय क्षेत्र का है, तो घनी होने के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है और यहाँ पे मतलब कम होता है। लेकिन अंदर वो मतलब सभी जगह दूरियां समान होती हैं, एक समान से वितरित होता है, इसलिए सभी बिंदुओं पे समान रहता है इसके अंदर परिनालिका के। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अगला हमें बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र देखना है भाई। बेंजीन का देखो इसमें कितना हाइड्रोजन है, C6H6 होता है फार्मूला। ये देखो कितना हाइड्रोजन, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें आपका ये भी देखो ऐसे ही गलत दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके लिए आपका अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे देख सकते हो ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि अष्टक इसका पूरा करने के लिए कार्बन यहाँ पे भी यही होगा, देख लो यही होगा, सिंपल यही होगा। ठीक है, चलो हाँ यही होगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला देखो हाँ यही होगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, इधर आ जाते हैं, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर में क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये अब केमिस्ट्री वाला प्रश्न स्टार्ट हो गया है, यहाँ से उपखंड ख से। चलो तो यहाँ इसको देख लेते हैं। हमें समजातीय श्रेणी इसमें छाटना है, तो समजातीय श्रेणी में सिंपल आपको छाटना है तो आपको एक ही मतलब क्रियात्मक समूह ढूंढना पड़ेगा, एक ही चीज़ें ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये CH4 है, यहाँ पे देखो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन केवल है, कार्बन हाइड्रोजन इसमें भी है, तो ये ठीक है, एक ही श्रेणी के है। अब देखो जैसे यहाँ पे CH3 है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है और साथ में इसमें एल्कोहल जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसे भी ये समजातीय श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एल्कोहल जुड़ा रहना चाहिए, यहाँ पे जुड़ा है तो ठीक। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका C2H6 है और यहाँ पे एल्कोहल जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे केवल कार्बन और हाइड्रोजन है और यहाँ पे एल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो ये भी नहीं आएगा समजातीय श्रेणी में। अब देखो यहाँ पे CH3 यानी हाइड्रोकार्बन में आपका यहाँ एल्कोहल यहाँ जुड़ा हुआ है, C2H5 यानी कार्बन मतलब जो हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन उसमें एल्कोहल यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये देख सकते हैं, ये समजातीय श्रेणी में होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, ये भी हो सकता है आपका, तो कैसे चेक करेंगे, तो देखो यहाँ ना अगर कार्बन मतलब कार्बन का अंतर देखा जाए, ठीक है, कार्बन कहीं एक है तो हाइड्रोजन मतलब उस मतलब 2 होगा, मतलब 2 अधिक हो गया एक तरह से। तो देखो जैसे यहाँ कार्बन हम लोग का कितना है, 1 है, हाइड्रोजन हम लोग का 4 है। अब देखो कार्बन यहाँ पे 2 हो गया है और हाइड्रोजन आपका 6 हो गया है, मतलब एक तरह से +2 की वृद्धि हो गई है यहाँ पे हाइड्रोजन में, तो ये आपका समजातीय श्रेणी में हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो मतलब हाइड्रोजन 2 बढ़ जाएगा, सिंपल कार्बन 1 बढ़ेगा और हाइड्रोजन 2 बढ़ेगा। ठीक है, कार्बन में 1 की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन में 2 की वृद्धि होगी, और ये तो ऐसे ही गलत है। अगर इसमें देखा जाए तो देखो OH तो दोनों तरफ है, उसको छोड़ दो। यहाँ पे देखो कार्बन 1 से कार्बन 2 हो गया है और हाइड्रोजन 3 से 5 हो गया है, यानी 1 कार्बन की वृद्धि और 2 हाइड्रोजन की वृद्धि, तो ये भी समजातीय श्रेणी में। सिंपल आपका क्या होगा कि कार्बन की 1 वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की 2 वृद्धि होगी समजातीय श्रेणी में, यानी अगला वाला। क्लियर है। और साथ में अगर यहाँ पे कोई समूह जुड़ा रहे तो वो भी इधर भी समूह जुड़ा रहेगा। तो ये आपका पहला और चौथा आपके समजातीय श्रेणी में है, तो पहला और चौथा ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। ठीक, ये इसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा सही है। ठीक, ये तो कथन दिया था। चलो आगे देखते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 9 के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 10 देख लेते हैं। यह है कि पृथ्वी की भू प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को ... कहते हैं। ओके, यानी पृथ्वी के भू प्रकृति में यानी अंदर एक तरह से कहने का मतलब है पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है, ये हम लोग का ऑप्शन है। ठीक है, अयस्क, गैंग, खनिज या फिर धातु। तो सही ऑप्शन आपका भाई हो जाएगा आपका खनिज। ठीक है, पृथ्वी के भू प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। ठीक है, और उन खनिजों में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं जिनको गैंग कहा जाता है। ठीक है, और देखो
जो खनिज होती है ना, खनिजों से मतलब खनिजों में दो प्रकार की होती हैं। एक तो मतलब एक एक ऐसी प्रकार की खनिज होती है जिनसे मतलब डायरेक्ट धातु प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, ठीक है। और एक होता है कि जिनसे धातुएं डायरेक्ट प्राप्त करना काफ़ी आसान होता है। तो जो जिनसे आसान होता है प्राप्त करना उन्हीं को हम लोग अयस्क भी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। देखो दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है ये हम लोग का बताना है, तो इसका आप लोग डायरेक्ट याद रखना, जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तब मतलब जो दांतों का क्षय होता है वो प्रारंभ होना चालू हो जाता है। तो 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक। चलो 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ये आप देखो इसमें हमें अभिकथन दिया है और ये तर्क दिया है और फिर उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। चलो अभिकथन में क्या दिया है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। हाँ बिल्कुल है। देखो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक ये सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, जिंक सल्फेट, यानी यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और उसके जगह पे आ जाता है और जिंक सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस यानी H2 बना लेता है। यहाँ पे देखो ये जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। और यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह विस्थापन अभिक्रिया है। बिल्कुल है, यह अभिकथन आपका बिल्कुल सही है। अब देखो तर्क में क्या दिया है, सेकेंड कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये भी सही बात है। जिंक जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये भी सही है भाई। अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। अब यहाँ पे देखो हमें ऑप्शन में अब क्या दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दोनों अभिकथन मतलब अभिकथन को फर्स्ट बोला है, ठीक है, तो अभिकथन फर्स्ट, ठीक है, तथा तर्क सही है, तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। देखो दोनों तो सही है लेकिन कह रहा है कि इसका ये स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण इसका कोई मतलब ही नहीं है भाई, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अब देखो बी, अभिकथन तथा तर्क दोनों सही है परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ ये बिल्कुल है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये इसका स्पष्टीकरण थोड़े, ये विस्थापन अभिक्रिया है और ये विस्थापन अभिक्रिया थोड़े है, तो ये इसका मतलब तर्क नहीं है, मतलब स्पष्टीकरण नहीं है, एक तरह से बोल सकते हैं। अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है, नहीं दोनों सही है, अभिकथन तथा तर्क दोनों गलत है, नहीं, ठीक। तो चलो इस प्रकार ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना एक्चुअली बोर्ड ने इसको थोड़ा मतलब गलत कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मतलब देखो NaOH है प्लस यहाँ पे डॉट CH3COOH, मतलब यहाँ पे ये अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पे देखो CH3COONA का निर्माण हो रहा है और प्लस H2O का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे CH3COOH यहाँ पे देखो ये मतलब गलत दे दिया है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था भाई, ठीक है, लेकिन इसको दे दिया है तो हम लोग क्या करें भाई, ये क्वेश्चन ही गलत दिया है। यहाँ पे ना यहाँ पे खाली स्थान ये पूरा रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान पूरा रहना चाहिए और ऑप्शन के अनुसार ये बी वाला आपका सही रहना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये भराएगा CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक। चलो तब आपका ये बनेगा CH3COONA, इसको सोडियम एसीटेट बोलते हैं, ठीक है, और जल। आगे चलते हैं अगला 13 के बाद इधर 14 नंबर प्रश्न पे, एक मिनट। ओके, अब ये आपका उपखंड ग स्टार्ट हो जाता है मेरे भाई, उपखंड ग स्टार्ट हो जाता है यानी बायोलॉजी वाला सेक्शन। चलो इन प्रश्नों को भी हम लोग करते हैं, बायो वाले सेक्शन को। चलो भाई हाँ, चलो इन प्रश्नों को हम लोग करते हैं। उपखंड अब ये ग स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब 3 इसमें उपखंड थे जिसमें आपका एक फिजिक्स से संबंधित प्रश्न था, उसके बाद केमिस्ट्री वाला और फिर ये बायोलॉजी वाले, तो 14 से 20 ये प्रश्न आपके बायोलॉजी से हैं। चलो करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो इस तरह से, मतलब पेपर का बोला जाए तो 14 नंबर प्रश्न क्या कि अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, मतलब हम वही अंतः श्वसन यानी वही सांस लेते हैं तो उसके प्रवाह का सही मार्ग क्या है। और यहाँ हमें दिया है कि नासा द्वार से कंठ में जाता है श्वास, मतलब हम जब सांस लेते हैं तो नासा द्वार और फिर उसके बाद कंठ और फिर ग्रसनी, फिर श्वास नली, फिर फेफड़ों में जाता है, ठीक है, या फिर पहले नासा मार्ग से नासा द्वार में जाता है, श्वास नली में जाता है, ग्रसनी में और कंठ कुपिकाय में जाता है, मतलब ये आपका ऑप्शन दिया है। उसके बाद कंठ दिया है, नासा द्वार दिया है, ग्रसनी, फेफड़े और नासा द्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और कुपिकाय, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मतलब यूट्यूब पे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने गलत करा रखा है, ठीक है, इसका
इसका उनको मालूम ही नहीं है कि ग्रसनी ग्रसिका क्या होती है, ठीक है, या ग्रास नली क्या होती है, श्वास नली क्या होती है। चलो यहाँ पे मैं इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट ही खोल देता हूँ। एक मिनट, ये सादा पेज ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो, ये मैं मतलब एक नॉर्मल ऐसे फिगर बना लेता हूँ, मुझे फिगर बनाने नहीं आता, ठीक है। चलो मान लो ये हम लोग की एक तरफ से ये नाक है, ठीक है। चलो भाई, ये हम लोग का इधर मुंह होता है और इधर हम लोग का कंठ होता है, ठीक है, इधर आपका माइंड होता है। चलो ये हम लोग का नाक है। तो देखो सबसे पहले वायु यहाँ नाक में प्रवेश करती है, तो इसको हम लोग नाक में प्रवेश करती है तो यहाँ से आता है, तो इसी को हम लोग नासा द्वार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नासा द्वार। अब देखो आती है तो यहाँ से देखो, ये यहाँ से ये हम जो ये भोजन ग्रहण करते हैं यहाँ से, तो यहाँ आने के बाद यहाँ कंठ होता है भाई। तो कंठ और इधर भोजन जो जीव होती है इसके ऊपर, कंठ के ऊपर, यहाँ दोनों आकर ऊपर से ये मतलब इधर मिलते हैं, तो इसी को बोला जाता है, यहीं पे छोटा सा पार्ट को आपको बोला जाता है ग्रसिका, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है भाई? मतलब माफ करना, ग्रसिका नहीं, ग्रसनी, ठीक है। क्या बोला जाता है? ग्रसनी। तो यहाँ नासा द्वार हो गया, यहाँ सबसे पहले नासा द्वार में से प्रवेश करता है, ठीक है, और यहाँ बीच में इसको आप नासा मार्ग भी बोल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका ग्रसनी हो गया, और फिर उसके बाद कंठ हो गया, और कंठ के बाद देखो, कंठ के बाद यहाँ एपिग्लॉटिक्स होता है, और यहाँ से दो नलियाँ अंदर जाती हैं, दो नलियाँ अंदर जाती हैं। इसको इसमें मतलब दो नली अंदर जाती हैं। एक नली आपकी भोजन वाली नली हो जाती है, और एक नली जो होती है वो एक आपकी श्वास नली हो जाती है। क्लियर? अब देखो जो भोजन वाली नली होती है ना, भोजन वाली नली को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली, या फिर ग्रास नली को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रसिका भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रसिका बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, ग्रसनी अलग चीज है और ग्रास नली या ग्रसिका अलग है, ठीक है। ग्रास नली या फिर ग्रसिका जो हो गई वो भोजन वाली नली होती है। क्लियर? ये कंठ के नीचे से ऐसे मतलब अमाशय तक जाती है, और एक उसके बाद श्वास नली होती है जो फेफड़ों तक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रसनी होती है ये कंठ के ऊपर होती है यहाँ से, और फिर कंठ से होते हुए ऐसे आ जाता है ये पार्ट, समझ रहे हो, मतलब वो फेफड़ों में चला जाता है। समझ में आ गया? तो ग्रसनी अलग चीज है। तो सबसे पहले आपका एक तरह से नासा द्वार, उसके बाद नासा मार्ग से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए, कंठ से होते हुए, और फिर श्वास नली से होते हुए, और फेफड़ों से पहले कोपिकाएं पड़ती हैं, उनमें छोटा छोटा ऐसे होता है, तो कोपिकाओं और फिर फेफड़ा में चला जाता है। तो देखो सही क्रम अब देखते हैं हम लोग, एक मिनट इसको रख लेता हूँ। देखो पहला हम लोग का ऑप्शन क्या दिया है कि नासा द्वार, कंठ और ग्रसनी। अब देखो ये गलत दे दिया, ग्रसनी कंठ से पहले पड़ेगा, तो इसलिए ये गलत हो गया है। नासा मार्ग और नासा द्वार, देखो नासा द्वार तो पहले पड़ेगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नासा द्वार दो आगे जो हम लोग के छिद्र होते हैं ना नाकों में, उसी को हम लोग नासा द्वार बोल देते हैं, और उसके बाद मतलब ग्रसनी तक यानी कंठ तक का जो बीच में ये पार्ट होता है उसको नासा मार्ग बोल देते हैं, यानी नाक का मार्ग, ठीक। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ कंठ दे दिया है, उसके बाद नासा द्वार, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया ग्रसनी। अब देखो ये तीन गलत, तो ये डी वाला ऑप्शन सही। देखो आपका नासा द्वार हो गया, नासा द्वार से आपका प्रवेश करता है, उसके बाद ग्रसनी में जाता है, बीच में आपका दिया नहीं है, बीच में आपका नासा मार्ग भी हो सकता है यहाँ पे, तो दिया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नासा द्वार से आपका ग्रसनी दे दिया, ग्रसनी के बाद कंठ, और कंठ के बाद फिर श्वास नली, और फिर कुपिकाओं, और कुपिकाओं से फेफड़े में चला जाता है जो श्वास मतलब हवा होती है। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 14। अब चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, कथन और कारण यहाँ पे दिया। कथन क्या दिया है कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। सही बात है, क्रोमोसोम मीन्स वही एक तरह से आप इसको जीन बोल लो, ठीक है, या गुणसूत्र बोल लो। गुणसूत्र जो होते हैं ना 22 जोड़ी, क्रोमोसोम मीन्स ये आपका गुणसूत्र, ठीक है। तो भाई पिता से प्राप्त क्रोमोसोम यानी वही गुणसूत्र से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, तो बिल्कुल होता है, क्योंकि पिता में एक्स और वाई दोनों पाया जाता है और माता में एक्स एक्स पाया जाता है। तो भाई माता से मतलब अगर एक्स यहाँ पे मिले और इधर भी एक्स मिले, एक्स एक्स मिले तो अलग बनेगा, और एक्स और वाई मिले तो अलग, मतलब एक लड़का एक लड़की का निर्माण होगा। तो माता से तो हमेशा एक्स ही मिल रहा है, तो माता पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, पिता पे डिपेंड करता है कि एक्स इससे मिल रहा है कि वाई मिल रहा है। तो पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, न कि माता के। क्लियर? चलो, तो उसके बाद तो ये कथन बिल्कुल सही है। अब देखो कारण यहाँ पे दिया है कि मानो पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, बिल्कुल होता है, सही बात है, दोनों बात सही है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, अब इसके लिए ये ऑप्शन दिया कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये तो हमें कथन और कारण दे दिया था, दिया है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, बिल्कुल दोनों सत्य हैं, और कारण कथन की
सही व्याख्या करता है, और जो कारण है ये कारण कथन की सही व्याख्या करता है कि मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र करता ही है, बिल्कुल करता है, क्योंकि एक्स वाई पाया ही जाता है मतलब पिता में। तो ये आपका ए वाला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 15 के बाद 16 नंबर देखते हैं। अब देखो, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? इसमें हमें विद्युत आवेग की प्रवाह की सही दिशा हमें बताना है, ठीक है। चलो बताते हैं इसमें विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा। भाई कोई दिक्कत नहीं, ये भी प्रश्न कर लेते हैं। ये देखो, देखो एक तरह से ये जो फिगर दिया हुआ है ना, ये आपका एक तरह से ये तंत्रिका कोशिका, आप समझ जाओ, तंत्रिकाएं हैं एक तरह से, ठीक है, आपकी कोशिका है। तो इसमें क्या होगा ना कि जो विद्युत आवेग प्रवेश करेगा वो कहाँ से करेगा, तो इसमें द्रुमिका, ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वृक्ष टाइप का ये दिखाई दे रहा है, इसमें ये छोटे छोटे ये सेल्स निकले हुए हैं, इनको ही द्रुमिका बोला जाता है। ये द्रुमिका होता है, और उसके बाद इसमें आवेग, विद्युत आवेग प्रवेश करता है, और फिर इस ये जो तंत्रिकाक्ष है, ये बीच वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको तंत्रिकाक्ष बोला जाता है। ये बीच में छोटे छोटे ऐसे बटे होते हैं, और बीच में खाली स्थान होता है, उसको सिनेप्स बोला जाता है, ठीक है। तो चलो, इसमें तंत्रिकाक्ष में प्रवेश करता है, और फिर ये छोटा सा सिरा दिख रहा है, इसमें से निकल जाता है, ठीक है। यानी इसको हम लोग मतलब इसका अंतिम सिरा बोल देते हैं। इस अंतिम सिरे से निकलता है और फिर किसी दूसरे तंत्रिकाक्ष में ये प्रवेश करता है, यानी किसी द्रुमिका के माध्यम से, ठीक। तो विद्युत आवेग कैसे प्रवेश करता है आप समझ गए। तो अब देखो, यहाँ पे तीर दिया है, यहाँ पे देखो ये तीर दिया है इस प्रकार, ये तीर यहाँ पे देखो, ये तीर दिया है इस तरह, मतलब यहाँ से इधर से प्रवेश कर रहा है। तो क्या यहाँ से प्रवेश करेगा? नहीं, यहाँ ये द्रुमिका इधर होती है, द्रुमिका से प्रवेश करता है। अंतिम सिरा, ये तो अंतिम सिरा है, ये अंतिम सिरा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो, इसमें देखो तीर इधर से दिया है, देखो तीर इधर जा रहा है, मतलब विद्युत आवेग इधर से पहले प्रवेश कर रहा है। तो क्या इसमें प्रवेश करेगा? नहीं, ये तो अंतिम सिरा है भाई, इससे निकलता है विद्युत आवेग, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो, इसमें इस तरह से दिया है, इधर से दिया है, इधर से दिया है, और दो हमें दिया है, ठीक है। चलो, तो इधर देखो, इधर से तीर इधर दिया है, मतलब इधर से प्रवेश करता है, तो बिल्कुल यहाँ से प्रवेश करेगा द्रुमिका से, ऐसे होते हुए अंतिम सिरा से निकलेगा, और फिर यहाँ अगली कोशिका के यहाँ द्रुमिका में प्रवेश करेगा, और यहाँ पे देखो निकलेगा। यानी ये आपका पैटर्न बिल्कुल सही है। ये क्यों गलत है? तो देखो, इधर का ये तीर यहाँ पे पहले से ये दिया हुआ है, मतलब इसमें प्रवेश करता है, हाँ ये तो ठीक है, इसमें प्रवेश करता है, यहाँ से निकलेगा, और निकलेगा तो फिर देखो ये अंतिम सिरा दे दिया है, नहीं ये दिया रहता है इधर, तो ये भी सही होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। ये हम लोग का 16 नंबर प्रश्न हो गया। अगला हम लोग 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह क्या है कि थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, थायरॉक्सिन, ठीक है, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लौ आवश्यक है, नहीं लौ नहीं आवश्यक है, ठीक है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपापचयन का नियमन करता है। हाँ करता है, बिल्कुल ये करता है भाई, ठीक है। ये बी वाला ऑप्शन आपका मतलब राइट होना चाहिए, ठीक है। क्या करता है, देखो यहाँ पे कि यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपापचयन का नियमन करता है, ठीक है। सही है, करता है, बिल्कुल करता है। अगला है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। हाँ बिल्कुल पड़ती है, ठीक है। और देखो, आयोडीन के कारण आप लोग याद रखना, आयोडीन की कमी के कारण एक रोग हो जाता है जिसको घेंघा रोग बोला जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग, ठीक। और अंत में यह है कि थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो ये आपका तीनों ऑप्शन सही, ये एक गलत है। तो हमें क्या करना है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये पहला वाला नहीं है, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और मार्कशीट में यही बार होगा, क्योंकि हमें नहीं है बताना था, तो ये नहीं है। चलो 17 नंबर हो गया। अब देखो 18 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, ठीक है। ये देख सकते हो कि निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं। ओके, ये भाग है ए, बी, सी है, किस क्रम में होते हैं। ये ऊपर वाला सबसे भाग, ये जो ए है, ये बी है, ये जो है ये और ये बी है, और ये आपका नीचे वाला सी है, ठीक। ये किस क्रम में होते हैं, तो देखो ये आपका ना, ये आपका ये फिगर डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है ना, उसमें ये फिगर दिया हुआ है, ठीक। ये एक तरह से एक चने का एक फिगर है, ठीक है। चना या कोई भी आप ले लो, एक जैसे गेहूं ले लो। आजकल गेहूं की मतलब बुआई तो हो गई है, आप जानते हो, पानी होनी भी अब चल रहा है। तो गेहूं को जानते हो, गेहूं में 2 दल होता है। जैसे ये गेहूं होता है ना, तो इसमें 2 दल होते हैं, एक इधर फटा होता है बीच में से, ठीक है, आप जानते हो। तो उसको जब बोते हैं, ठीक है, तो 10 दिनों बाद जब, या 2-4 दिनों बाद आप देखते हो, ठीक है, कि उसका मतलब जैसे ये ऊपर कुछ पार्ट निकला और उसके अलावा कुछ नीचे पार्ट चला जाता है। तो जो नीचे वाला पार्ट चला जाता है, ठीक है, वही यहाँ पे दिया है। नीचे वाला पार्ट ये सी दिया है, और ये जो ये 2 दल हैं, ठीक है,
ये दोनों दल फैल जाते हैं, ठीक है, 2-4 दिनों बाद फैल जाते हैं, मतलब खेतों में बोने के बाद। चना में भी आप ऐसा देख सकते हो। और ऊपर वाला एक पार्ट ये निकल जाता है तना वाला, ठीक है। तो तना वाला पार्ट को हम लोग मतलब वो ए होता है, ठीक है। तो इनको क्या क्या बोलते हैं ये हमें बताया जा मतलब बोला जा रहा है। तो देखो जो ऊपर वाला पार्ट है शुरू में ये काफ़ी कम निकलता है, पहले जड़ जो नीचे होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। आप गेहूँ बोओगे ना तो देखोगे कि 2-3 दिन में ना 2-3 दिन में जाकर खेतों में देखोगे तो ऊपर वाला पार्ट जो है ना यानी तना वाला छोटा छोटा भी निकला रहेगा, लेकिन उसका जड़ काफ़ी नीचे चला जाता है पहले ही। तो देखो ये बड़ा दिया है, तो इससे पहचान सकते हो कि ये नीचे ये बड़ा दिया है, तो ये जड़ वाला पार्ट है। तो जड़ वाले को हम लोग जड़ क्या होता है, मूल, जिसको हम लोग मूलांकुर भी बोलते हैं, ठीक है, मूल, ये जड़ हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो ये आपका ना बीजपत्र होता है, इसको बीजपत्र बोलते हैं, ठीक है। जो ये वाला पार्ट होता है, ये दोनों दल, जैसे ये गेहूं होता है इस तरफ फट जाएगा तो ये दोनों को दल होता है, इसमें प्रोटीन भरा होता है, ठीक। और ऊपर वाला जो ये तना वाला पार्ट होता है उसको प्रांकुर बोलते हैं। तो ये ऊपर वाला ए आपका प्रांकुर हो गया, ये बी वाला आपका क्या हो गया, बीजपत्र, उसके बाद नीचे वाला आपका मूलांकुर। तो प्रांकुर, बीजपत्र, मूलांकुर, ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, 19 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कि जनन की, ठीक है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि, ओके, जनन की अलैंगिक विधि में उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, ठीक है। अलैंगिक जनन में तो एक ही जनक भाग लेता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। बोल सकते हैं अलैंगिक जनन से युग्मज, अलैंगिक जनन में युग्मज शामिल नहीं होते, ये भी सही है भाई, नहीं शामिल होते हैं। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, तो ऐसा मतलब कोई मतलब नहीं है इसका। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न था। 20 नंबर और लास्ट प्रश्न कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। देखो भाई एक आहार श्रृंखला में हमें बताना है कि तीसरे पोषी स्तर पे कौन होता है। तो देखो तीसरे पोषी स्तर पे ना हमेशा आपके याद रखना मांसाहारी, ठीक है, क्या होते हैं, मांसाहारी प्राणी हो जाएंगे। ये आपका पहला ही इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। पहले श्रेणी में उत्पादक यानी फल मतलब आते हैं, घास आदि आते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता में आपके एक तरह से मतलब खरगोश आ जाएंगे, ठीक है। और एक तरह से द्वितीयक में आपके ना मतलब द्वितीयक में ही उसमें से ही मतलब कुछ और पालतू जानवर आ जाएंगे, और तृतीयक में आपके मतलब एक तरह से ये मांसाहारी प्राणी एकदम मतलब प्योर मांसाहारी प्राणी आ जाएंगे, ठीक है, जैसे शेर और हो गया। चलो तो ये आपका 20 MCQ हो गया। 1 मिनट, हाँ 20 MCQ हो गया ना। अब इधर आप लोग का ये वर्णनात्मक प्रश्न है, तो इन सब वर्णनात्मक प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन 20 MCQ को अच्छे से क्लियर कर लेना, इनसे डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑप्शन टू ऑप्शन फंसेंगे, ठीक है। तो इनको क्लियर कर लेना। बाकी जो हमारी ऐप है भाई UPMSP स्टडी, ठीक है, UPMSP स्टडी, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और वहाँ पे आपको, ठीक है, लक्ष्य बैच मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना लक्ष्य बैच, ठीक है, जिसकी प्राइस काफ़ी कम है, जिसमें आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन बोर्ड द्वारा, देखो जो जारी मॉडल पेपर है उसका डिटेल में, यही जो मॉडल पेपर है इधर इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, देखो उनका कि कैसे ये अच्छे से डिटेल में यहाँ पे सॉल्यूशन कराया गया है। जहाँ फिगर की जरूरत है वहाँ पे फिगर ऐड किया गया है, आप लोग देख सकते हो, जैसे ये बायोलॉजी सेक्शन में जहाँ फिगर की जरूरत है ये फिगर ऐड किया गया है सारा का सारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और इसका तो अभी ये MCQ कराया, जितने भी लक्ष्य बैच के स्टूडेंट है ना, शाम तक इसका मैं टेस्ट भी ऐड कर दूंगा ऐप पे, तो आप जाकर टेस्ट भी जरूर देना, ठीक है। चलो भाई, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराते समय। तब तक के लिए थैंक यू।